Hello everyone. So in the last class we discussed about the physical and chemical properties of metals. So mostly we discussed about the physical properties of metals and today we are going to continue with the chemical properties. So the first thing that we are going to discuss today is what happens when metal reacts with water. Means metal जब water के साथ react करता है तो क्या चेंजेस होता है या फिर क्या हमें आउटपुट में क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलता है। तो हमें रिएक्टेंट तो पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में कोई मेटल रहेगा और वाटर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा ये समझने के लिए हम कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। इस सेटअप में हमने क्या लिया है, एक स्टैंड लिया है। दिस इज अ स्टैंड, ठीक है, स्टैंड, और यहाँ पे है एक बर्नर। इस स्टैंड में हमने क्या कर दिया है, एक टेस्ट ट्यूब को फिक्स किया है और टेस्ट ट्यूब के माउथ में यहाँ पे हमने डाल दिया है कॉर्क, और यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब से कुछ गैसेस रिलीज होंगे। वो गैसेस को हमने डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से हमने इंसर्ट किया है एक कंटेनर में, जिस कंटेनर में क्या है, वाटर है और एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब टेस्ट ट्यूब यहाँ पे उल्टा करके रखा हुआ है इस बीकर में, इस कंटेनर में, बीकर बोलो या फिर जो भी कंटेनर में, इस कंटेनर में एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। और हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चीज़ लिया है, यहाँ पे हमने लिया एक मेटल सैंपल, और ये क्या है, ग्लास वुल है। ग्लास वुल ना एक काइंड ऑफ वुल ही है, बोल सकते हो, थोड़ा दूसरे क्वालिटी का ये वुल होता है, लेकिन वुल का ही एक क्वालिटी है ग्लास वुल, सोक्ड इन वाटर। ऐसा वैसा वुल नहीं लिया हमने, इस वुल को हमने क्या किया है, वाटर में सोक किया है, वाटर में अच्छे से भिगाया है और फिर हमने भिगो करके इस वुल को यहाँ पे लिया है। यह है एक मेटल सैंपल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब भी आप बर्नर को ऑन करोगे तो क्या होगा, ये वुल की जगह में हम ऑन कर रहे हैं ना, मतलब वुल हीट अप होगा। वुल जब हीट अप होगा तो इससे क्या होगा, वाटर इवापोरेट होगा। वाटर इवापोरेट होगा तो वाटर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने का तो जगह नहीं है, वहाँ पे तो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल एंड में है वो। तो ये वुल का वाटर से इवापोरेट होकर के वाटर जाएगा, कुछ वाटर वेपर्स जाएंगे कुछ इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे है ये मेटल सैंपल। तो वो इवापोरेटेड वाटर यानी कि स्टीम ही आप बोल दो, वो वाटर कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे मेटल सैंपल में जाकर के टकराएगा। और तब हमें पता चलेगा कि जब मेटल यानी कि जब वाटर से जब टकरा रहा है मेटल, तो उससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ तो गैस रिलीज होगा। जो भी गैस रिलीज होगा वो गैस हमें यहाँ से समझ में आएगा। वो गैस एक्चुअली कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ हमें दिख रहा है कि जब कभी भी हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इस डिलीवरी ट्यूब में कुछ बबल्स दिख रहे हैं हमें। देखो बबल्स मैंने बनाया ना, ये बबल्स क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को। और ये गैस कौन सा है, दिस गैस इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और साथ ही में ये मेटल बर्न हो रहा है, तो बर्न होने से क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है, तो बर्न होने से क्या होगा, ऑक्साइड्स फॉर्म होगा। तो मेटल ऑक्साइड भी हमें फॉर्म होता हुआ मिलता है। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन गैस तो आपको मिल ही रहा है, हाइड्रोजन आपको मिल रहा है गैसियस फॉर्म में, और साथ ही साथ आप ये मेटल क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, अब अगर आप रिवर्स रिएक्शन कराते हो, लाइक मेटल ऑक्साइड, नॉट रिवर्स रिएक्शन एग्जैक्टली, अब अगर इस मेटल ऑक्साइड को आप ले लो, इसे अगर आप नेक्स्ट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। आपको ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं स्टूडेंट्स। मेटल को वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, और हमें साथ ही में मिल रहा है हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड। विथ एक्सपेरिमेंट देख लिया जाए, अगर आप यहाँ पे ये करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम को, हम पोटेशियम क्या है, मेटल है डेफिनेटली, उसे अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, पोटेशियम ऑक्साइड ना, मेटल ऑक्साइड मिलना चाहिए और हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड देखो मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ मिलना चाहिए था, मैंने लिखा था हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम तो मेटल ही है ना, और यहाँ पे साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी भी हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम को अगर आप वाटर के, सोडियम भी मेटल है, सोडियम को भी अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हीट एनर्जी मिलेगा। तो इन दोनों ही केस में हमें क्या दिख रहा है कि हीट एनर्जी रिलीज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हीट एनर्जी रिलीज होता हुआ दिखता है, यानी कि दिस रिएक्शंस आर एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस भी रिएक्शन में, कोई सा भी रिएक्शन, नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर, कहीं पे भी अगर आप देखते हो
कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है और उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है, उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, ना कि हीट एब्जॉर्ब होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट एनर्जी रिलीज होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट कराए वाटर से तो क्या होगा, हमने तो अभी तक पोटेशियम और सोडियम का देखा कि उसे वाटर के साथ रिएक्ट करने से हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैल्शियम को रिएक्ट कराएं वाटर से तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इस तरीके का हमें मिल रहा है। अच्छा, और भी हम आगे का देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले देख लिया जाए दिया क्या गया है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, अगर आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो ये लेस वायलेंट है। वायलेंट का मतलब हीट एनर्जी कम जनरेट करता है। अगर आप सोडियम और पोटेशियम को अगर आप रिएक्ट कराते हो ना वाटर के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, एक्चुअली आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत हाई हीट जनरेट करता है एक्चुअली, लेकिन कैल्शियम वाटर के साथ ज़्यादा वायलेंट नहीं है, ये लेस वायलेंट होता है कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पे इसलिए ये आग नहीं लग जाता। अगर आप कैल्शियम को नॉर्मल भी अगर आप रूम टेम्परेचर में रख दो तो ये इसलिए इसमें आग नहीं लग जाता, लेकिन आप अगर पोटेशियम और सोडियम को अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रख दो तो उसमें आग लग जाएगा, एंड दैट इज़ वाई वी कीप इट इन केरोसिन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए क्या बोला गया है कि द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी कि जो हीट जो इवॉल्व होता है इससे कैल्शियम और वाटर के रिएक्शन से, वो हाइड्रोजन के लिए इतना सफिशिएंट नहीं रहता कि वो हाइड्रोजन वो आग लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम क्या होता है कि इसके बाद अगर आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हो रहा है, मैंने जो बताया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है इसमें, यहाँ पे भी मैंने बताया, तो ये हाइड्रोजन गैस एक्चुअली क्या होता है पता है, कैल्शियम के चारों ओर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आकर के चिपक जाता है, और हाइड्रोजन गैस इसमें आकर के गैस मॉलिक्यूल्स अगर चिपक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये फ्लोट करने लगता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स फ्लोट करेंगे तो कैल्शियम भी डेफिनेटली फ्लोट करने लगता है। अच्छा, और यहाँ पे क्या बताया गया है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बताया गया, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, लेकिन यह हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एज यूजुअल, जैसे मेटल्स करते हैं वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और ये कैल्शियम वाला प्रॉपर्टी भी यहाँ पे शो करता है। मैग्नीशियम के केस में भी क्या होता है कि अगर ये मैग्नीशियम है तो इसके भी चारों ओर ये गैस हाइड्रोजन गैस आकर के इसमें स्टिक कर जाता है, और इसीलिए मैग्नीशियम भी क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर टिल है? नेक्स्ट, इसके बाद क्या बताया गया है, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ ईदर कोल्ड और हॉट वाटर। मीन्स यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, कुछ कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और बहुत एक्सप्लोसिव यानी कि हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। कुछ कुछ मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता, और वो फ्लोट करने लगते हैं कुछ कुछ मेटल्स। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि उसमें आकर के हाइड्रोजन गैस चिपक जाते हैं उसके चारों ओर। लेकिन बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से। और मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, जो कि रिएक्ट करता है विथ हॉट वाटर बट नॉट विथ कोल्ड वाटर। और यहाँ पे हमने और भी चीज़ देखा है दैट एल्युमिनियम को हमने ये बताया ना कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट ही नहीं करता बिल्कुल। तो ये देख लिया जाए, अगर आप एल्युमिनियम ले लो और इसे अगर आप वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ तो नॉर्मल फॉर्म में तो आपको कुछ भी रिएक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसे क्या करो, स्टीम से रिएक्ट कराओ, मीन्स थोड़ा स्टीम अगर डाल दो इसमें एल्युमिनियम में, अगर आप स्टीम डालोगे तो क्या होगा, तो ये डेफिनेटली रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड भी देगा आपको और हाइड्रोजन भी देगा, जो नॉर्मली मेटल्स हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सॉरी, आई हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग, OXID, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड भी मिलेगा और आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा।
ठीक है। तो एल्युमिनियम को अगर आप वाटर के साथ नॉर्मल में रिएक्ट कराओ, कोल्ड वाटर लो या फिर हॉट वाटर लो, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसमें स्टीम डाल दो तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। और ये मिल गया आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये मिल गया आपको हाइड्रोजन गैस। सेम अगर आप आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो नॉर्मल फॉर्म में तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, नॉट इट विल नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट इट विल डेफिनेटली रिएक्ट विथ स्टीम। यानी कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बोलो, और हाइड्रोजन गैस भी हमें साथ ही में मिल जाएगा। और तो और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये चारों मेटल कुछ ऐसे हैं डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। मतलब ये सारे वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। इसीलिए तो हम जो ज्वेलरी जो पहनते हैं, जो नेकलेसेस वगैरह रहते हैं या फिर जो ईयरिंग वगैरह रहता है, रिंग जो भी रहता है, वो सारा क्या का बना हुआ रहता है, नॉर्मली गोल्ड सिल्वर का ही, तो इसलिए हम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में भी अगर वो आता है तो वो क्या होगा, रिएक्ट नहीं होगा, और रिएक्ट नहीं होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से रहेगा। इसीलिए ज्वेलरी ये सारी चीज़ों का पहना जाता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो ये सारे कुछ कुछ मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तो हमने क्या देखा कि जो मेटल, कुछ कुछ मेटल जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें उसमें क्या मिल जाता, मेटल ऑक्साइड मिल जाता, और साथ ही में हमें हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मिल जाता है। ये हमने देखा कुछ कुछ मेटल। और इसमें क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि किसी किसी में हीट भी रिलीज होता है। और इस तरीके के, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम अगर हम डाल रहे थे, उसे अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। यानी कि इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वैसे रिएक्शंस जिसमें कि हीट रिलीज होता है, दोज रिएक्शंस आर एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स थे जिसको कि अगर हम रिएक्ट करा रहे थे तो हीट एनर्जी रिलीज हो भी रहा था तो बहुत कम हो रहा था, मीन्स उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं था। और क्या हो रहा था, उसके चारों ओर जाकर के वो उस मेटल के चारों ओर जाकर के हाइड्रोजन गैस चिपक जा रहा था, या हाइड्रोजन गैस चिपक जा रहा था, जिसके वजह से वो क्या हो रहा था, वो सब्सटेंस फ्लोट करने लग रहा था। ये भी हमने देखा था। ये हमने कहाँ देखा, कैल्शियम में देखा। इवन मैग्नीशियम के केस में भी मैंने ये चीज़ आपको बताया था। लेकिन मैग्नीशियम के केस में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमने देखा था कि अगर आप मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसके जगह हॉट वाटर डाल दो तो बिल्कुल रिएक्ट करेगा और आपको सेम प्रोडक्ट देगा। ठीक है। लेकिन और हमने क्या देखा कि अगर हम एल्युमिनियम और आयरन को रिएक्ट कराएं वाटर के साथ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वाटर का ही दूसरा फॉर्म अगर आप यहाँ पे स्टीम डाल दो, स्टीम डाल दोगे तो ये रिएक्ट करेगा बहुत अच्छे तरीके से। और हमने यहाँ पे ये देखा मेटल्स सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे कुछ ऐसे तरह के मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये तो हमने देख लिया, और अब हमें देखना है कि मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मीन्स व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हमें बेसिकली पता है ना, एसिड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया कंसनट्रेटेड वाला और एक हो गया डाइल्यूट वाला। ठीक है। तो कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, अगर आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा नॉर्मल। बस अगर आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन मिल जाएगा। इतना तो क्लियर है। आगे क्या बताया गया ये देख लिया जाए। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, मेटल नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा सॉल्ट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे फिर ये बताया गया लेकिन उस एसिड में अगर आप नाइट्रिक एसिड अगर आप यूज़ कर देते हो तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट डेफिनेटली करेगा, सॉरी, हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगा। ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा है ये जान लिया जाए। इट इज़ बिकॉज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मीन्स क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गेन होता है। ऑक्सीजन जब गेन होता है तो उसी को तो कहा जाता है ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पे देख लिया जाए क्या बताया गया है। तो HNO3 बताया गया, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा बताया गया। इट ऑक्सीडाइजेस, क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन गेन करेगा। द H2 प्रोड्यूस टू वाटर, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है ना, अगर आप HNO3 ले लेते हो, यानी कि नाइट्रिक एसिड अगर आप ले लेते हो, तो इसमें भी अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है H2, तो उसे वो क्या कर देता है, उसे वो वाटर में चेंज कर देता है। ठीक है, वाटर में कैसे चेंज करता है इसे, क्योंकि वाटर में चेंज करने का रीज़न यही है क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। देखो H2 हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तुम समझ गए। and itself get reduced to any of the nitrogen of nitrogen, any of the nitrogen oxides। ठीक है, सॉरी, extremely sorry students, and itself get reduced to any of the nitrogen oxides, यानी कि N2O, NO, NO2, ये सारे ऑक्साइड्स में वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे, देखो HNO3 में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, ये तो हम समझ गए। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ जो बच जाता है NO3, वो क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जा रहा है, ये रिड्यूस हो जा रहा है, ये खुद को रिड्यूस कर लेता है, और यहाँ पे वो इसको H2 को क्या कर देता है, हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mn और Mg, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों जो होते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड इवॉल्व H2 गैस। देखो क्या क्या बताया गया, ये आप फिर से समझो अच्छे तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉर्मली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप कोई भी एसिड ले लो, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही होगा अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो। लेकिन अगर आप इस एसिड में अगर आप नाइट्रिक एसिड ले लेते हो तो क्या होगा, आपको सॉल्ट तो मिलेगा लेकिन आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम समझ गए, यानी कि नाइट्रिक एसिड तो चलेगा नहीं मेटल के साथ। लेकिन अब हमें पता चला कि दो मेटल है जो कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, अगर हम इन दोनों के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों अब क्या करता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। तो हमने समझ लिया कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया गया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम विच रिएक्ट्स विद एसिड्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कब, मैग्नीशियम के केस में जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो, और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है ना, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रहता है। देखो एसिड्स के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम एक्चुअली, तभी तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ भी इतना जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है, जबकि कोई और मेटल रहेगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है और हीट भी जनरेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और क्या बताया गया, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, रिएक्टिविटी का डिक्रीज कैसे होता है ये बताया गया। देखो, यानी कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है विथ एसिड्स। अच्छा, एल्युमिनियम उसके बाद, जिंक उसके भी बाद, और आयरन तो सबसे लास्ट बताया गया है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वेर सीन एट द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कॉपर के केस में ऐसा देखा गया था कि जब रिएक्शन जब हो रहा है तो कुछ भी बबल्स हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हो रहा है। बबल्स कब दिखेगा हमें, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कोई भी गैस रिलीज होता है तभी तो बबल्स दिखता है ना। तो कॉपर को जब डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्ट कराया गया ना, डाइल्यूट HCl ले लो या फिर कोई दूसरा एसिड ले लो, तो कॉपर को जब रिएक्ट कराया गया तो हमें कुछ भी बबल्स नहीं दिखा। साथ ही साथ टेम्परेचर भी वैसा ही सेम रहा, यानी कि टेम्परेचर भी वैसा ही रहा। मतलब क्या, हीट भी रिलीज नहीं हुआ। हीट रिलीज नहीं हुआ मतलब एक्सोथर्मिक तो है नहीं है, बिल्कुल भी हीट रिलीज नहीं हुआ। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। इससे हम लोग को ये पता चला कि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट किया। तो अब हमने ये समझ लिया कि मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हमने देख लिया। और अब हम ये देखेंगे कि मेटल सॉल्ट्स के साथ, मतलब दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मैं समझा रही हूँ, वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू टेक द नोट्स स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और एल्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन द नोट्स।
तो अब हमें देखना है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मतलब एक पर्टिकुलर मेटल आपको दे दिया गया है, लेकिन उस मेटल के सॉल्ट के साथ नहीं, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे कोई मेटल रिएक्ट करेगा, ये अब हमें समझना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मान लो आप अगर एक कोई मेटल लेते हो, मेटल ए, आप मान लो दो मेटल लेते हो, एक आपके पास मेटल ए है और एक आपके पास मेटल बी है। अगर आप ए मेटल लेते हो तो आपको दूसरा मेटल का सॉल्ट लेना होगा, मतलब बी मेटल का आपको सॉल्ट लेना होगा। और अगर आप बी मेटल लेते हो तो आपको ए मेटल का सॉल्ट लेना होगा। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बी मेटल और बी मेटल का ही सॉल्ट, आप ऐसा नहीं ले सकते हो। मेटल का हम अदर मेटल सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये देखना है। मीन्स ए और बी मेटल का सॉल्ट या फिर बी और ए मेटल का सॉल्ट कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें देखना है। तो देख लिया जाए यहाँ पे क्या है। जैसे कि मेटल ए अगर आप लेते हो और आप सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी लेते हो, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी आप लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए। यानी कि अभी सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी आपने लिया था ए मेटल के साथ, लेकिन ये क्या हो जाएगा, देखो इंटरचेंज हो जाएगा। देखो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, आपको सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी यहाँ आपको मिला था, वो हो जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी बेचारा अकेला रह जाएगा। यानी कि ये हमें कैसा टाइप का रिएक्शन हमें दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको होता हुआ नजर आ रहा है। देखो मेटल ए जो है ये क्या कर रहा है, बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है, धक्का मार के से हटा दे रहा है और बोल रहा है चलो मुझे रहने दो इस सॉल्ट सोल्यूशन में, और खुद चल जा रहा है सॉल्ट सोल्यूशन में, और बेचारा मेटल बी पड़ जा रहा है अकेला। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है, क्या हर एक मेटल सॉल्ट के केस में ऐसा ही होता है, क्या सारा मेटल पुश करके निकाल देता है मेटल सॉल्ट से सबको, वो देख लिया जाए। क्या बताया गया है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है ना, मेटल ए और मेटल बी में फाइट होगा। मेटल बी बोलेगा नहीं मुझे ही रहना है इस सॉल्ट सोल्यूशन में, मेटल ए बोलेगा नहीं नहीं मुझे रहने दो, चलो हटो यहाँ से। ऐसा टाइप से फाइट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कौन जीतेगा, जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वही जीतेगा ना। तो मान लो मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल ए अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तो एक धक्का मारेगा ऐसे, बी निकल जाएगा, बेचारा बी अलग हो जाएगा और मेटल ए आ जाएगा यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। लेकिन मान लो मेटल बी ज़्यादा पावरफुल है, मान लो ए पावरफुल नहीं है बी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या हमें सेम आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको सेम आउटपुट। मेटल बी ज़्यादा पावरफुल है तो मेटल ए से धक्का मार के हटा पाएगा क्या, नहीं हटा पाएगा, और कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, आपको कुछ भी रिएक्शन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर। अब आप इन दोनों सेटअप को समझ लो, अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। पहले मैं इस वाले टेस्ट ट्यूब को नाम दे देती हूँ x, और ये है समझ लो टेस्ट ट्यूब y। पहले मैं टेस्ट ट्यूब x में क्या होगा ये मैं समझ लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हेल्प से हम इस चीज़ को सॉल्व करके देखेंगे, मतलब यहाँ पे किस में चेंज होगा, सॉल्व तो नहीं, किस में रिएक्शन होगा और किस में किस टाइप का रिएक्शन होगा ये हमें समझना है। चलो देख लिया जाए। यहाँ पे ले लिया गया है एक आयरन नेल, थ्रेड से बांध करके मैंने इस आयरन नेल को यहाँ पे डिप किया है। किस में डिप किया है, ये ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे मैंने बांध दिया है, लगा दिया है एक कॉर्क, ठीक है। तो समझ लिया जाए आयरन नेल है, मतलब यहाँ पे मेटल मान लेते हैं Fe है, और Fe के साथ मैंने सॉल्ट सोल्यूशन क्या लिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का मैंने सोल्यूशन ले लिया है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो प्रोडक्ट में मिलने के लिए यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, एक्चुअली कॉपर क्या है, एक मेटल है ना, और ये मेटल का ही सॉल्ट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आयरन इसे धक्का मारेगा कॉपर को, और कॉपर बेचारा यहाँ से हो जाएगा अलग, और आयरन आ जाएगा इस सल्फर सोल्यूशन के साथ। तो ये चीज़ देखा जाए होता है कि नहीं। तो देखा जाए कि यहाँ पे है आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर है कुछ इस जगह। तो आयरन और कॉपर में से रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा है, मैंने यहाँ पे बताया कि ऊपर वाला सबसे रिएक्टिव है और नीचे नीचे जैसे मूव करेगा ये लेस रिएक्टिव होते जाएगा, ठीक है। एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि आयरन यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से,
है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से। तो आयरन तो इजीली कॉपर को यहाँ से धक्का मारेगा और कॉपर बेचारा हो जाएगा अलग, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, FeSO4, आयरन आ जाएगा इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर बेचारा हो जाएगा अलग। तो ये वाला केस तो हमने समझ आ गया कि टेस्ट ट्यूब X में क्या हो रहा है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब Y में क्या हो रहा है, Y का भी बात समझ लिया जाए। यहाँ पे हमें मेटल क्या मिला है, कॉपर, यानी कि Cu है, प्लस यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, यानी कि FeSO4 है, यहाँ पे आयरन सल्फेट सोल्यूशन हमें मिल गया है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब फिर से देखो, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर मार पाएगा क्या इसको धक्का, कॉपर Fe को कभी अलग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ही तो है ज़्यादा रिएक्टिव। तो आयरन यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर तो कम ही स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर तो इसे धक्का मार नहीं पाएगा, तो ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। FeSO4 का FeSO4 ही रहेगा और कॉपर का कॉपर रहेगा। तो हर एक मेटल सोल्यूशन में, हर एक मेटल का और मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आपको याद रखना होगा, जिसमें रिएक्टिविटी जिस मेटल का ज़्यादा रहेगा, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करके सोल्यूशन में जा पाएगा, और दूसरा मेटल अलग ही रह जाएगा, सेपरेट, अपना इकलौता अकेला सा रहेगा। इज इट क्लियर? आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। इफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द नोट्स, और यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।